हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम और शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षण जहाँ शिक्षक द्वारा चलती है वहीं अधिगम विद्यार्थियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। कौन सी सीखने की प्रक्रिया है? जो अध्यापक सिखाना चाहता है उसको सीखने की प्रक्रिया अधिगम है। वैसे अधिगम स्वतंत्र भी है, अधिगमकर्ता स्वतंत्र है, चाहे जहाँ से भी सीख सकता है। परंतु यहाँ हम लोगों को जो विषय के अंतर्गत पढ़ना है, जो प्रशिक्षण का जो हम लोगों का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या है, अध्यापक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है उस शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही क्या कहा जाता है, अधिगम। तो यानी शिक्षण अध्यापक का कार्य है और अध्यापक ने जो सिखाने का कार्य किया है यदि विद्यार्थी उसे सीख लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। यानी शिक्षण अध्यापक के माध्यम से जानबूझ करके विद्यार्थी के लिए किए जाते हैं और विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई चीज़ को याद रखना, धारण करना, समझना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसके विषय में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ पर जो हम सेंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन दोनों का अपना एक प्रारंभ है, दूसरा उसका परिणाम है। शिक्षण की सफलता तब मानी जाती है जब विद्यार्थियों को वो चीज़ आ जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए, अधिगम हो जाए, तब मानी जाती है। एक कार्य का प्रारंभ है, शिक्षण ज्ञान का प्रारंभ अगर है तो ज्ञान को धारण करना अधिगम है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी, शिक्षण और अधिगम क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं व्यवस्थित व्यवहार। यानी जब अध्यापक जो है किसी चीज़ को पढ़ाता है, किसी ज्ञान को देता है या किसी व्यवहार को सिखाता है या किसी चरित्र की व्याख्या करता है तो उसके प्रति बच्चे सही आचरण कर सके, सही व्यवहार प्रस्तुत कर सके। यह सिखाने के लिए शिक्षण क्या है, आवश्यक है। क्योंकि सबके पास ज्ञान देने की क्षमता नहीं होती, सब लोग टीचर नहीं हो सकते। इसलिए व्यवस्थित व्यवहार सिखाना है या बताना है तो उसके लिए शिक्षण का आवश्यकता पड़ेगी। जब शिक्षण किया जाएगा तो यह व्यवहार जब व्यवस्थित रूप से शिक्षण के माध्यम से कक्ष में अध्यापक जब प्रस्तुत करेगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, अधिगम करेगा। यानी व्यवस्थित व्यवहार शिक्षक के माध्यम से शिक्षण में होता है, व्यवस्थित व्यवहार शिक्षक के माध्यम से शिक्षण में होता है और वही व्यवहार अधिगम करता विद्यार्थी उसे क्या करता है, सीखता है। यानी व्यवस्थित व्यवहार जहाँ अध्यापक बताता है वहीं दूसरे तरफ व्यवस्थित व्यवहार विद्यार्थी क्या होता है, सीखता है। एक प्रदर्शित करता है, दूसरा ग्रहण करता है। यानी व्यवस्थित व्यवहार के लिए शिक्षण की भी आवश्यकता होती है और सीखने वाले की भी आवश्यकता होती है, यानी अधिगम की भी आवश्यकता होती है, दोनों की होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं अभिप्रेरित करना। अध्यापक क्या करता है, कक्ष में विद्यार्थियों को अच्छे कार्य के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि अध्यापक इस प्रकार से उस विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास करता है कि बालकों के योग्यता, क्षमता, रुचि इत्यादि में वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, अभिप्रेरित हो। मतलब कि अध्यापक अच्छे कार्यों के लिए बालकों को उकसाता है, प्रेरित करता है। तो बालकों की क्षमता में, सोच में, व्यवहार में अच्छाई के तरफ क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वही क्या कहलाता है, अभिप्रेरित। जहाँ अध्यापक अच्छे चीज़ों के प्रति अभिप्रेरित करता है वहीं यही अभिप्रेरणा विद्यार्थी को स्वयं से मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करती है। पढ़ाने के समय अध्यापक अभिप्रेरित विद्यार्थी को करता है, परंतु पढ़ने के बाद विद्यार्थी उस ज्ञान, उस व्यवहार, उस कला को सीखने के बाद स्वयं प्रेरित हो जाता है। तो यानी अच्छी चीज़ों के प्रति
तैयार रहना, अच्छी चीज़ों को धारण करना, अच्छी चीज़ों को और अच्छे ढंग से करना, उसके प्रति उत्साहित रहना, यह बात अभिप्रेरणा में होती है। शिक्षक इसी अभिप्रेरणा का प्रयोग पढ़ाने में करता है, विद्यार्थी इसी अभिप्रेरणा का प्रयोग सीखने के बाद करता है। यानी अभिप्रेरित करने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे क्रियाकलापों को करने के लिए अध्यापक को भी अध्यापक द्वारा भी अभिप्रेरित किया जाता है और सीखने के बाद विद्यार्थी भी अभिप्रेरित होते हैं। यानी अभिप्रेरणा के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, अधिगमकर्ता की भी ज़रूरत पड़ती है अभिप्रेरित होना, और अभिप्रेरित करना शिक्षक के लिए भी ज़रूरत होती है। तीसरा है ध्यान और रुचि। ध्यान और रुचि का मतलब शिक्षण के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित करता है ताकि बालकों को याद हो सके, और विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी काम करता है अध्यापक। कक्ष में विषय वस्तु के प्रति कौन सा ज्ञान देना, उसके प्रति ध्यान बच्चों का आकर्षित करता है फिर, और उसको उसके विषय में बता करके उसमें उनको रुचि उत्पन्न करता है। यानी ध्यान और रुचि में भी शिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे ही ध्यान और रुचि उत्पन्न होती है छात्रों में, वैसे ही छात्र क्या करते हैं, उस विषय को सीख जाते हैं। जब उस विषय को छात्र सीख जाते हैं ध्यान और रुचि उत्पन्न होने के कारण से, तब छात्र क्या होते हैं, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान और रुचि होने के कारण से उसका प्रयोग करने में सफल होते हैं। एक जो है सिखाने में ध्यान और रुचि का प्रयोग करता है, दूसरा ध्यान और रुचि उसको याद रखने में, उसको धारण करने में, उसको प्रयोग करने में प्रयोग करता है। यानी ध्यान और रुचि में शिक्षण की भी आवश्यकता होती है ध्यान और रुचि के लिए, और अधिगमकर्ता की भी आवश्यकता होती है। चौथा देखते हैं मानवीय व्यवहार। अध्यापक जो है अच्छी चीज़ों को ही पढ़ाता है, चाहे किसी विषय के अंतर्गत पढ़ाए, चाहे कोई उदाहरण देकर के समझाए, इत्यादि जो भी समस्त गतिविधियां होती हैं वह मानवीय व्यवहार यानी मानव के उत्तम व्यवहार या मानव के सद्व्यवहार की ही बात बताता है, चाहे वो विषय के अंतर्गत हो, चाहे वो व्यवहार के अंतर्गत हो, चाहे प्रयोग के अंतर्गत हो। तो मानव व्यवहार की ही व्याख्या करता है शिक्षण के माध्यम से। उसी तरह से विद्यार्थी भी उसको जब सीख लेता है तो वह भी उसका सदुपयोग को बढ़ावा देता है। एक मानव व्यवहार, अच्छा व्यवहार सिखाने का कार्य करता है, अधिगमकर्ता उसको सीखने के बाद प्रयोग करने का काम करता है। दोनों के लिए मानवीय व्यवहार शिक्षण के भी माध्यम से होते हैं, सीखने के बाद विद्यार्थी के भी माध्यम से मानवीय व्यवहार होते हैं, मानव के अच्छे व्यवहार होते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, मानवीय व्यवहार सीखने के लिए, सिखाने के लिए, दोनों के साथ। सद आचरण, अच्छा व्यवहार करें, सम्मान दें, सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, सबकी इज्जत करें, रिश्ते नातों की मर्यादा रखें, यानी सद आचरण। समय से स्नान, भोजन, पढ़ाई लिखाई, यानी जो भी सद आचरण, अच्छे जो व्यवहार होते हैं वह शिक्षक सिखाता भी है, विद्यार्थी उसे ग्रहण भी करता है। यानी अच्छा आचरण सीखना है तो शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है और सीखने की भी आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी सद आचरण, अच्छा व्यवहार किसी विषय के अंतर, जैसे आप कोई विषय विशेष को बहुत अच्छे जानते हैं तो इसका मतलब उस विषय में आपका आचरण, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो सिखाने वाला सिखाएगा तब तो आपको आएगा। तो यानी शिक्षण में अच्छा ज्ञान होना सद आचरण है, तो विद्यार्थी द्वारा अच्छे ज्ञान को धारण करना भी सद आचरण है। यानी जो मैंने पढ़ाया आपको याद हो गया, तो मेरा जितना हमारे पास सदाचरण था उस ढंग से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, आपके पास जितना सदाचरण रहा उस हिसाब से आपने उसे याद करने का काम किया। यानी दोनों के लिए, सदाचरण के लिए भी शिक्षण और अधिगम दोनों आवश्यकता पड़ती है। एक विद्यार्थी, एक शिक्षक के माध्यम से ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा विद्यार्थी के लिए ज़रूरत होती है। तो विषय का ज्ञान, इस समय अगर व्यापक स्तर पर आप देखें, विश्व स्तर पर देखें, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है वो उस विषय का प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रमशः ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जब विषय विशेष को अगर हम पढ़ाना है तो बिना शिक्षण प्रक्रिया के संभव ही नहीं होगी, क्योंकि उस विषय को सिस्टमेटिक अध्यापक क्या करता है, धीरे धीरे पढ़ाते, हायर स्टडी PhD तक चला जाता है उस विषय को लेकर के। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विषय का अगर व्यवस्थित ज्ञान चाहिए आपको तो शिक्षण का सहारा लेना पड़ेगा।
और विद्यार्थी चाहता है कि हम किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान सीख लें, तो इसके लिए भी क्या होगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या विषय का ही ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। यानी विषय का व्यवस्थित और व्यापक ज्ञान चाहिए तो शिक्षण का सहारा लेना पड़ेगा, शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। और उस ज्ञान से आप सीखना चाहते हैं तो इसलिए अधिगम की भी क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। सातवां है ज्ञान की व्यापकता। ज्ञान संकीर्ण नहीं होता, ज्ञान में व्यापकता होती है, पवित्रता होती है, सबका कल्याण, सबका भला होता है। तो अध्यापक क्या करता है, शिक्षण के माध्यम से ज्ञान की व्यापकता का बात बताता है, और विद्यार्थी क्या होता है, अधिगम के माध्यम से ज्ञान को सीख करके अपने व्यवहार में व्यापकता को लाता है। अपने व्यवहार में क्या करता है, व्यापकता को लाता है। आठवां देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। शिक्षण द्वारा यानी अध्यापक जब कक्ष में किसी विषय को पढ़ाता है, जो भी कुछ बताता है, उसके माध्यम से बालकों के क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषय भी होते हैं, अब विभिन्न शिक्षकों द्वारा पढ़ाया भी जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को विभिन्न दिशा में विकास करने का काम किया जाता है। यानी शिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास भी काम किया जाता है। और अधिगमकर्ता क्या करता है, यानी सीखने वाला क्या करता है कि वह सीखते सीखते उसको समझ में आने लगता है कि किस विषय में हमको अच्छी जानकारी है, उस विषय के अनुसार वह सीखते हुए आगे बढ़ जाता है। एक सिखाते हुए व्यक्तित्व का विकास करता है, एक सीखने के बाद स्वयं से अपनी योग्यता पहचान करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। स्वयं से अपनी योग्यता को पहचान करके क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि हम साइंस पढ़ेंगे कि आर्ट साइंस पढ़ेंगे, ये सब शिक्षक तो सबको पढ़ाया है एक साथ, परंतु आप अपनी योग्यता परख करके साइंस चूज लेते हैं, साइंस में निकल गए आगे। जिसको आर्ट साइंस पसंद है वो आर्ट साइंस पसंद करके अपना पढ़ लेगा। यानी एक जो है शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण विकास का काम करता है, दूसरा सीखने के बाद स्वयं से अपने व्यक्तित्व का चुनाव करके व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं, राष्ट्रीयता का महत्व। आप ये जान लीजिए कि व्यक्ति स्वयं में अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ है समाज से लिया है, समाज को जो देगा वो उतना ही है, उतना ही महत्व का है। तो जो हमारी राष्ट्र की एकता है, जो नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत स्वस्थ मतदान, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ शासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति इत्यादि जो राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें हैं, वह राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का निर्माण शिक्षक कक्ष के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करता है, विषय वस्तु को पढ़ा करके या व्यवहारिक बातों को बता करके। विद्यार्थी क्या करता है, उस चीज़ों को सीखने के बाद स्वस्थ निर्णय लेकर के राष्ट्र का निर्माण करता है। स्वस्थ निर्णय लेकर के, स्वस्थ बातों को समझ करके क्या करता है, राष्ट्र के हित की बातों को, राष्ट्र के महत्व की चीज़ों को स्वीकार करता है, अपनाता है, या राष्ट्र के त्यौहार को, राष्ट्र के गान को, राष्ट्र की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात सोचता है। यानी एक जो है राष्ट्रीय महत्व की बातों को कक्ष में बताता है, दूसरा उसे समझने के बाद स्वस्थ निर्णय के साथ उसे आगे बढ़ाता है, उसे क्या करता है, आगे बढ़ाता है। यानी राष्ट्रीयता के महत्व को समझने के लिए शिक्षण की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। उसको समझ करके स्वस्थ ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उस विद्यार्थी को उस विषय में जानना भी ज़रूरी होता है। इसे अतः शिक्षण और अधिगम के लिए, दोनों के लिए राष्ट्रीय महत्व दोनों के लिए अपने अपने दृष्टिकोण से होते हैं। यानी राष्ट्रीय महत्व को समझना है तो शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मूल्यों को आत्मसात करना। मूल्यों को आत्मसात करने का मतलब, मूल्य का मतलब ही होता है ऐसी महत्वपूर्ण व्यवहार, ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप या ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या गतिविधियां जो व्यक्ति को आत्मसात करने पर प्रत्येक क्षेत्र में उसे विकास करती हैं, उसे कहते हैं मूल्यों को आत्मसात करना। जैसे जो व्यक्ति जितना ही अनुशासन से जीता है जीवन, उतना ही आगे बढ़ता है। जो जितना ही सत्य बोलता है वो उतना ही सही व्यवहार भी करता है, क्योंकि खराब व्यवहार करने वाला सत्य नहीं बोल सकता, सही व्यवहार करने वाला ही ज़्यादा सत्य बोलेगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज्ञान, सत्य, न्याय, क्या न्याय वाला मूल्य सब लोग धारण कर सकते हैं? जो बहुत अच्छा होगा वो उतना ही न्यायप्रिय भी होगा,
यानी जो अच्छे मूल्य हों उसको आत्मसात करने की बात शिक्षण क्या करता है, कक्षा कक्ष में पढ़ाता है। अब विद्यार्थी क्या करता है, यदि विद्यार्थी उसको धारण करके यदि उसको आचरण में बढ़ाना शुरू किया तो गुरुजी से ज़्यादा प्रसिद्ध विद्यार्थी हो जाएगा। यानी अच्छे मूल्यों को अगर हृदय में धारण करना है, व्यवहार में धारण करना है तो शिक्षण की भी आवश्यकता होती है, ताकि उसके हर पहलू को हम समझ सकें और उन मूल्यों को सीखने के बाद आप व्यवहार में अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसको सीखने के साथ उसका प्रयोग भी आवश्यक होता है। तो यानी मूल्यों को धारण करने के लिए शिक्षण की भी आवश्यकता होती, ताकि हर पहलू से उसे समझा जा सके। और उसको शिक्षण जैसे ही हुआ तो विद्यार्थी क्या करता है, उसे धारण करके अपने जीवन में प्रयोग करके आगे बढ़ता है। यानी मूल्यों को आत्मसात करना है तब भी आपको शिक्षण अधिगम की आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्रीय एकता या समाज के महत्व को समझना है तो भी, व्यक्तित्व का विकास करना है तो भी शिक्षण और अधिगम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला चाहिए। ज्ञान की व्यापकता को जानना है तो एक सिखाने वाला चाहिए, एक सीखने वाला चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान करना चाहते हैं तो भी आवश्यकता पड़ेगी, एक सिखाने वाला चाहिए, एक सीखने वाला चाहिए। सदाचरण, मानवीय, यानी जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, लगभग 10 महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने बताया है, तो इसमें सिखाने वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी और सीखने वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान, बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। यानी सिखाने वाला भी चाहिए, सीखने वाला चाहिए, तभी आपकी व्यापकता होगी। और व्यापकता होने का ये तात्पर्य है कि आप उत्तरोत्तर व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। संक्षेप में अगर कहा जाए तो इस संसार में सीखना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो शिक्षण यानी सिखाने वाला भी चाहिए और सीखने वाला भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।